ये अवार्ड देना था मैंने ऋषभ भाई को। ऋषभ भाई ये लो अवार्ड। यार यकीन करो, तुम्हें लगता है कि यार ब्रेकअप जो है वो ज्यादा दर्द देता है? कभी किसी की आशिकी माशूकी हुई है? कभी किसी की नहीं हुई ना। मुझे पता है ज्यादातर मेरे देखने वाले भी मेरी तरह हैं, कभी किसी से ये सब नहीं हुआ है। लेकिन ऋषभ पंत से पूछो कि ब्रेकअप का क्या दर्द होता है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स किए हैं। और खासतौर पर इसका ब्रेकअप होता कब है? 99, मतलब सेंचुरी का और इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। खुद सोचो, बंदा 7 दफा, खैर मैं डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि ऐसी की तैसी हो गई पूरे मैच के। ऋषभ पंत के आउट होते ही और सिराज के आउट, अपना वो कौन है, सरफराज भाई के आउट होते ही मैच के अभी भी इंडिया के चांसेस हैं। ये नहीं कि इंडिया के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए, चांसेस अभी भी हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कैसे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी हुआ कुछ यूं कि ऋषभ पंत भाई जो है, दिल तो दुखा है यार, बहुत दिल दुखा है। एक बंदा मैच में इंजर्ड हो जाता है, मैच में इंजर्ड होने के बाद जो है वो वापस आता है बैटिंग करने के लिए, अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए, और तकरीबन कोई 200 रन की आप समझ लो पार्टनरशिप लग जाती है, 200 प्लस की पार्टनरशिप लग जाती है। जिस तरीके से सरफराज और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप की, ये पार्टनरशिप कम से कम ऐसी 2 पार्टनरशिप चाहिए थी यार। एक तो कोहली और सरफराज की लगी, और ऊपर से जो है यहाँ पर ऋषभ पंत और सरफराज की लगी। ये ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने हिंदुस्तान को जीत की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान ये मैच जीत सकता था। अगर 70 से 80 रन और जुड़ जाते तो मैं जीत की गारंटी लेने को तैयार था। मैं आपको खुद ही ये ट्रॉफी उठाकर देता कि भाई हिंदुस्तान जीत रहा है, किसी का बाप भी नहीं हो सकता। हालांकि जीत अभी भी रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई ये इंडिया है, ये लास्ट बॉल तक जो है ना आपको जो है तड़पा के रखते हैं। आपको याद होगा 2024 में ही जो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसके अंदर 28 रन चाहिए थे 30 बॉलों में। इंडिया ने कैसे किया, क्या हुआ, जमीन उल्टी हो गई, आसमान उल्टा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हिंदुस्तान वो मैच जीत गया था। और अभी भी 100 रन चाहिए न्यूजीलैंड को, और 100 रन जो है वो कोई इतने कम रन भी नहीं है कि आप बोलो कि टेस्ट क्रिकेट में कोई रन ही नहीं है। एक टीम भाई, मैं न्यूजीलैंड की आपको बताऊं, न्यूजीलैंड का लोएस्ट टोटल कितना है? 26। न्यूजीलैंड का लोएस्ट टोटल है 26, और ये 100 से नीचे सबसे ज्यादा बार आउट हुए हैं। तो इन लोगों को 100 से नीचे अगर बुमराह का जादू चल गया, अश्विन का बॉल चल गया, जडेजा का बॉल चल गया, और फिर यहां पर जो जितने भी इंडिया के बॉलर्स हैं सबके जादू चल गए, तो भाई न्यूजीलैंड को 100 से नीचे पे आउट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात वो भी नहीं हो सकता, तो फिर भाई बारिश करवाओ, आसमान फाड़ दो, मुझे नहीं पता, आसमान को चीर डालो, जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और इंडिया इस मैच का ऑफिशियल विनर घोषित होगा। दिलों में, हिस्ट्री बुक्स में नहीं, दिलों में। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरीके से कमबैक किया 46 पे ऑल आउट होने के बाद, ये कमबैक मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी और टीम आज तक नहीं कर पाई है। मैं नहीं जानता हूं किसी भी ऐसी टीम को जो कि इस किस्म का कमबैक कर पाई हो, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट एवर कमबैक था। एक टीम पहली इनिंग में 46 पे ऑल आउट होती है और अगली इनिंग में वो 400 से ज्यादा बना देती है, ऑलमोस्ट आप कह लो 470 वगैरह इस तरह का रन बना देती। तो खुद सोचो टीम भाई कितनी ज्यादा तगड़ी टीम है, कितनी महान टीम है वो टीम, जिस टीम ने यहां पर ऐसा कमबैक किया है। अच्छा, ये कमबैक और स्ट्रांग हो सकता था। बहुत सारे लोग यहां पर गालियां दे रहे हैं केएल राहुल को। भाई एक बात बताऊं, नहीं दो आप लोग केएल राहुल को, मैं कहता हूं केएल राहुल पाकिस्तान को दे दो, हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है यार। वो अच्छा बैट्समैन है, एक आध इनिंग ही चलो ज्यादा मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको केएल राहुल और बाबर आजम एक बंदे के आपको चॉइस देता हूं, आप किसको लोगे अपनी टीम के अंदर? आपने केएल राहुल को लेना है या बाबर आजम को, किसको लोगे? अबे कोई पाकिस्तानी भी होगा तो केएल राहुल को ही लेगा, खुश नसीब होगा केएल राहुल जैसा है। अभी पिछले बांग्लादेश के अगेंस्ट केएल राहुल ने कोई 46 बॉलों में 66 रन स्कोर किए थे, 44 बॉलों में 66 रन स्कोर किए थे। उस टाइम पे तो बड़े नारे लग रहे थे केएल राहुल जिंदाबाद, केएल राहुल जिंदाबाद। और आज अगर अनफॉर्चुनेटली यहां पर केएल राहुल से रन स्कोर नहीं हो रहे तो आप लोग उसको इस तरह बोल रहे हो, तो गलत बात है। रन तो जायसवाल से भी स्कोर नहीं हुए, रन्स तो यहां पर जडेजा और अश्विन से भी स्कोर नहीं हो रहे, लेकिन फिर आप उनको कुछ नहीं बोल रहे, आप सीधा सीधा चल रहे हो केएल राहुल के ऊपर। यार केएल राहुल ठीक है, फेल हो गया, उसको आप इज्जत के साथ रेस्ट दे दो। लोग कह रहे हैं भाई केएल राहुल बिगेस्ट फ्रॉड इन द वर्ल्ड, केएल राहुल बिगेस्ट धोखा इन इंडियन क्रिकेट टीम। भाई अगर वो इतना बड़ा धोखा होता ना, टीम में ना खेल रहा होता। उसकी परफॉर्मेंस उठाकर देखिए, कभी उसको देखा है मेहनत करते हुए, कभी उसको ट्रेनिंग करते हुए देखा है? वो बंदा अपनी जान लड़ा देता है टीम इंडिया के लिए। लेकिन आप लोग को भाई केएल राहुल से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो मैं मानता हूं केएल राहुल की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर अश्विन और जडेजा को भी रन स्कोर करने चाहिए थे, क्योंकि छोटी टीम के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों ने रन स्कोर किए थे। स्पेशली अश्विन ने सेंचुरी की थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब 144 के ऊपर इंडिया की 6 विकेटें गिर गई थी, वहां पर रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी करके हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग स्टेज पे पहुंचाया था। तो क्या आज फर्ज नहीं था? फिर तो ये बात सच हो गई कि भाई अश्विन जो बड़ी टीमों के खिलाफ एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि 1 सेंचुरी उनकी इंग्लैंड के खिलाफ है, 4 सेंचुरी उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और 1 सेंचुरी उनकी बांग्लादेश के खिलाफ है। अब एक ही सेंचुरी उन्होंने 2011 में बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। आज इनके पास मौका था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी, कम से कम सेंचुरी नहीं चाहिए थी भाई, एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी, 50 चाहिए थी।
50 चाहिए थी, हिंदुस्तान आराम से ये मैच जीतने के कार पे जा सकता। तो सिर्फ केएल राहुल को बदनाम करना या सिर्फ केएल राहुल के बारे में बोलना ये बहुत गलत बात है। ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया वाले खुश नसीब है कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, वरना पाकिस्तान में हम लोग तरस रहे हैं, हम लिटरली तरस रहे हैं कि काश कोई ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर मिल जाए जो कि केएल राहुल की तरह खेल ले, जो कि कोहली की तरह खेल ले, जो कि ऋषभ पंत की तरह खेल ले। और सरफराज खान की 50 भी जो है ना, मैं बोलूंगा 150 एक्चुअली 150 रन उसने भी दुनिया हिला कर रख दिया। जिस तरीके से उसने 150 किया और जितनी मेहनत उसने की है इन 150 के लिए, सैल्यूट है भाई उसके माँ बाप को, उसके दिल को, उसके जिगरे को, कि इतना प्रेशर हैंडल करने के बाद वो बंदा जो है पिच के ऊपर खड़ा रहा। 150 किया, बट 150 के ऊपर उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। बहुत सारे कमेंटेटर कह रहे थे कि भाई इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, इसने जल्दी हड़बड़ी में शॉट मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आउट हो गया, कैच आउट हुआ था बाय द वे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं वो बंदा क्या करता, एक बंदे का मतलब आप खुद सोचो, 150 बना लिया उसने, बाकी आपकी टीम में किसी ने सेंचुरी तक नहीं बनाई। एक अपना ये ऋषभ पंत से जो कि 99 के ऊपर आउट हो गए, इनका और 99 का जो नाजायज संबंध है ना, इसको दूर करना पड़ेगा भाई। ये इनका नाजायज संबंध है। 7 मरतबा 92 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 92 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 97 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 96 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 94 अगेंस्ट पता नहीं कौन सी टीम थी, और आज 99। खुद सोचो इतना कोई गंदा रिश्ता हो सकता है किसी का? भाई इसको बाहर निकालो। ऋषभ पंत जब भी 99 पे आता है, इसको कौन से दौरे पड़ जाते हैं, कौन से जिन्नात आ जाते हैं कि बंदा 99 पे ही आउट होता है। और इसका दुख भी सबसे ज्यादा होता है। महेंद्र सिंह धोनी 2012 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो 99 पे आउट हुए थे, और सचिन तेंदुलकर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बार हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा बार 19 मरतबा 99 पे आउट हुए हैं सचिन तेंदुलकर। खुद सोचो वो 99 से ज्यादा कितना उनको आगे बढ़ सकते थे। अगर उनके वो 99 सेंचुरीज में कन्वर्ट हो जाती तो आज 120 सेंचुरी होती सचिन तेंदुलकर की। लेकिन आपको लगता है कि ऋषभ पंत का दुख बड़ा है? तो भाई वाकई में बड़ा है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ऋषभ पंत को खड़ा होना चाहिए था। और अगर ऋषभ और सरफराज आधा सेशन और कर लेते ना, आधा सेशन मींस के 15 ओवर ये और खड़े हो जाते ना दोनों, 15 ओवर में बड़े आराम से 150 रन इंडिया बना लेता। क्योंकि जिस स्पीड से जा रहे थे, जैसे इन लोगों ने रन्स का फ्लो रखा हुआ था, इन लोगों ने दुनिया हिलाई हुई थी, न्यूजीलैंड वालों की दुनिया हिली हुई थी कि भाई ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये सरफराज ने थोड़ी सी जल्दी कर दी, उसके बाद पंत भाई भी अपने आउट होकर चले गए, वरना दिल रो रहा था, यकीन करो दिल रो रहा था ऋषभ पंत के लिए कि भाई वो बंदा डिजर्व करता था सेंचुरी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, लेट्स सी कि अगली दफा क्या होता है। लेकिन इंडिया ने जो ये ड्रामेटिक कमबैक किया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं, इस किस्म का कमबैक किया कि अपने फैंस के दिल में सिर्फ 2 दिन के उनके दिल नीचे हुए थे, दोबारा खड़े हो गए, दोबारा बता दे कि भाई हम टीम इंडिया है। और रोहित शर्मा ने जो बात की थी कि बैड लक होता है, एक का बैड दिन आ जाता है, बुरा दिन आ जाता है, तो उनकी वो बात 100% ट्रू थी, क्योंकि उनका बुरा दिन आया, मैं मानता हूं, मगर फिर उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा कमबैक यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तानी टीम की तरफ से, स्पेशली सरफराज खान एंड ऋषभ पंत की तरफ से, क्योंकि दोनों ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है, 100% एफर्ट लगाई है। कल के दिन में हिंदुस्तान जीत सकता है अगर बारिश हो जाए या फिर यहाँ पर जो है विकेट न्यूजीलैंड की गिर जाए, लेकिन नामुमकिन है, और नामुमकिन को मुमकिन करना ही हिंदुस्तान की हमेशा सबसे बड़ी खासियत रहती है। और मुझे लगता है कि कल के दिन में आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू।